हेलो दोस्तों, अपने पिछली क्लास के अंदर प्रोटोजोआ और मेटोजोआ के जो संगठन स्तर हैं उसके बारे में अध्ययन किया। आज उसके बाद में आपकी नेक्स्ट इकाई का जो चैप्टर है जंतु वर्गीकरण के आधार, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जंतु वर्गीकरण के आधार यानी कि जंतुओं को किस किस आधार पे वर्गीकृत किया जा सकता है उसके बारे में आज अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। जंतु वर्गीकरण के आधार में आपके सबसे पहले आता है कोशिकीय संगठन स्तर के आधार पे, और कोशिकीय संगठन स्तर के आधार पे अपने कोशिका का जो संगठन स्तर है वो पीछे देखा था, प्रोटोजोआ और मेटोजोआ दो स्तर के अंतर्गत बांटा गया। तो इसका जो आपके फर्स्ट पॉइंट आएगा जंतुओं के वर्गीकरण के आधार के अंदर कि किस आधार पे जंतुओं को बांटा जाता है, तो पहला आपके जो पॉइंट है वो है कोशिकीय संगठन के आधार पर, अर्थात जो कोशिकाओं का संगठन है उसके आधार पर जंतुओं को बांटा गया है। आपको पता ही है इसे दो भागों में बांटा गया है। अपन ने जो पीछे की यूनिट थी पूरी इसी के आधार पे थी। एक तो है आपके प्रोटोजोआ और सेकंड है आपके मेटाजोआ। प्रोटोजोआ वे प्राणी जिनमें एक कोशिका पाई जाती है और इसके अंदर जो जीव द्रव्य स्तर का संगठन स्तर पाया जाता है। और उसके बाद में आपके हैं मेटाजोआ। मेटाजोआ के अंतर्गत आपको मैंने बताया इसे आगे अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। मेटाजोआ का पहले पैराजोआ और यूमेटोजोआ दो भागों में बांटा गया है। फिर यूमेटोजोआ को समिति के आधार पे रेडिएटा और बाइलेटरल दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। और उसके बाद में बाइलेटरल को फिर तीन भागों में बांटा गया है। बाइलेटरल को फिर देह गुहा के आधार पे तीन भागों में बांटा गया। अपन देह गुहा का अलग से अध्ययन करेंगे, वहां आपको बताएंगे। अब जंतुओं के वर्गीकरण में अपन कोशिकीय संगठन के आधार पे देखेंगे और उसके बाद में आपके समिति के आधार पे देखेंगे, फिर देह गुहा के आधार पे इनका अध्ययन करेंगे। फिर भ्रूणीय परिवर्तन यानी भ्रूण का जो परिवर्तित रूपांतरित रूप होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो किस आधार पे होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट आगे जाएंगे। मैंने आपको बताया यहाँ पे मेटाजोआ, प्रोटोजोआ में आपको बता दिया एक ही कोशिका पाई जाती है और मेटाजोआ के अंदर बहु कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो प्रोटोजोआ तो आपकी जीव द्रव्य स्तर का हो गया। फिर मेटोजोआ के अंतर्गत आपको बताया कि इसे अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक तो पेरिफोरा और एक यूमेटोजोआ। अब जो पेरिफोरा और यूमेटोजोआ है ये इसकी दो शाखाएं हैं। क्या है? दो शाखाएं। फिर इन दो शाखाओं को समिति के आधार पे, कोटि के आधार पे दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। आपकी एक तो रेडिएटा और एक बाइलेटरिया। फिर रेडिएटा में आपको पता है अरीय समिति पाई जाती है। कैसी समिति पाई जाती है? अरीय समिति पाई जाती है। और उसके बाद में आपके हैं रेडिएटा के बाद में यूमेटोजोआ को ही अलग बाइलेटरल कोटि में बांटा गया, उसे द्विपार्श्व समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विपार्श्व समिति कहते हैं। और उसे आगे तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया। एक तो गुहीय प्राणी यानी वास्तविक देह गुहा वाले प्राणी, वास्तविक देह गुहा वाले प्राणी। एक अगुहीय प्राणी यानी जिनमें देह गुहा पाई ही नहीं जाती है, वो अगुहीय प्राणी हो जाएंगे। और इसका जो तीसरा भाग है वो आपके हैं कूट देह गुहा के प्राणी। कौन से प्राणी? कूट देह गुहा के प्राणी। तो ये तो आपके हो जाएंगे समिति के आधार पे, ठीक है। अब अपन आगे देखेंगे। इसके बारे में आपको ज़्यादा लिखवाने की या बताने की और कोई आवश्यकता नहीं है। कोशिकीय संगठन के आधार पे आपको अलग अलग मैंने पीछे की क्लास में बता दिया। इसके लिए आप पीछे की क्लास देखें। अब अपन देखेंगे सबसे पहले समिति। क्या देखेंगे? समिति के आधार पे जंतुओं का वर्गीकरण। सममिति, इंग्लिश में इसे सिमेट्री कहते हैं। ठीक है। सममिति या सिमेट्री क्या है? सममिति, सममिति का अर्थ होता है कि किसी भी प्राणी को
किसी भी काल्पनिक अक्ष से काटा जाए तो वो शरीर के बराबर भागों में जो विभाजित होता है उसे कहते हैं सममिति। अब इसके बारे में आप एक लाइन लिख लो कि ज्यामितीय परिरूप में शरीर के विभिन्न भागों की व्यवस्था को सममिति या सिमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सममिति कहा जाता है। जैसे मैं आपको यहां पे उदाहरण देता हूं सममिति के। सममिति क्या है? जैसे मैंने ये कोई गोल सतह ली, इस गोल सतह को मैं दो बराबर भागों में बांटता हूं तो ये इसकी सममिति होगी। क्या होगी? सममिति। इधर वाला भाग और इधर वाला भाग दोनों बराबर होंगे। और यदि इसे मैं 4 भागों में बांटता हूं तो भी ये सममिति होगी, क्योंकि ये चारों भाग कैसे हैं? बराबर है। ठीक है। इस तरह से यदि ये तो गोल थी, कोई ऐसे अपने जैसी पृष्ठ बेलन के आकार के ले लेता हूं। अब बेलन को यदि मैं ऐसे 2 बराबर भागों में बांटता हूं तो ये क्या है? सममिति है। क्या है? सममिति है। ठीक है। फिर सममिति के अलग अलग प्रकार है, वो अपन अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पे बता रहा हूं कि सममिति क्या है। इसे 2 भागों में बांटा, ये भी सममिति है। अब मैं आयताकार कोई वस्तु लेता हूं। ठीक है। अब आयताकार वस्तु को मैं यदि इसके 2 त्रिभुज बना दूं तो ये भी सममिति है। 2 त्रिभुज नहीं बना के मैं इसके 4 त्रिभुज बना दूं, ये भी सममिति है। इसे बराबर मध्य के भाग से काट दिया जाए तो ये भी सममिति है। तो इस तरह की जो लाइनें होती हैं और ज्यामितीय रूप को, कैसे रूप को? ज्यामितीय परिरूप को बराबर भागों में व्यक्त करती हैं, उसे सममिति कहते हैं। ठीक है। अब सममिति है। सममिति कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। मुख्यतः सममिति कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक तो होती है आपकी असममिति। कौन सी? असममिति। उसके बाद में आपकी हो जाएगी गोलीय सममिति। कौन सी सममिति? गोलीय सममिति। और तीसरा आपके हैं अरीय सममिति। अरीय सममिति। तो ये सममिति के 3 अलग अलग भाग है आपके। एक तो है असममिति, फिर गोलीय सममिति और अरीय सममिति। इन तीनों के बारे में अलग से देखेंगे आप। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया असममिति, यानी सममिति के 3 प्रकार बताए। 3 में पहला है असममिति। असममिति। असममिति इसमें वे जीव आते हैं, इस प्रकार के जीव आते हैं जिनकी कोई सममिति नहीं होती है, जिन्हें बराबर भागों में बांटना संभव नहीं होता है। ऐसे जीव जिन्हें किसी भी अक्ष से समान भागों में नहीं बांटा जा सकता। ठीक है। यानी कि ऐसे जीव जिन्हें शरीर के किसी भी अक्ष से काटा जाए लेकिन उन्हें 2 बराबर भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। किसी भी अक्ष का अर्थ है किसी काल्पनिक अक्ष से भी इन्हें 2 बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता।
तो इसमें आपके एग्जाम्पल आएंगे, जैसे आपके अमीबा है, स्पंज है, इन्हें दो बराबर भागों में बांटना संभव नहीं होता है। उसके बाद में दूसरा है आपके गोलीय सममिति। कैसी सममिति? गोलीय सममिति। यहां पे नाम से ही पता चल रहा है, गोलीय सममिति का अर्थ है ऐसे जीव जिनका जो शरीर होता है वो एक गेंद के समान होता है। कैसे समान होता है? एक गेंद के समान, और उसके अग्र, पश्च और अधर और पार्श्व सतह स्पष्ट नहीं होती। ऐसे जीव जिनका शरीर कैसा होता है? गेंद के समान होता है। कैसा होता है? गेंद के समान होता है। ऐसे जीव जिनका शरीर गेंद के समान होता है तथा इन जीवों में अग्र, पश्च, पार्श्व, अग्र, पश्च, पार्श्व तथा अधर जो सतह होती है, अधर सतह स्पष्ट नहीं होती है। कैसी नहीं होती? स्पष्ट नहीं होती। जैसे मैं आपको एक ऐसा गेंद के समान कोई चित्र बना के दूं, तो इसकी कोई, ऐसे जीव होते हैं उनकी कोई भी अधर सतह या पश्च सतह ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं होता है। इन्हें ऐसे बराबर भागों में कहीं से भी बांटा जा सकता है। इसमें बहुत प्रकार से, यानी बहुअरीय सममिति भी आप कह सकते हो पाई जाती है। तो ये आपके कौन सा हो गया? गोलीय सममिति। अब एक मैंने आपको और बताया, गोलीय सममिति के बाद में आपकी अरीय सममिति। कैसी? अरीय सममिति। और गोलीय सममिति में मैंने आपको बता ही दिया कि ये है आपका केंद्र। क्या है? केंद्र। ठीक है, ये इसका केंद्र है, मेन मुख्य बिंदु जो केंद्र पे है। केंद्र से गुजरने वाली किसी भी रेखा के द्वारा, क्या? केंद्र से गुजरने वाली किसी भी रेखा के द्वारा इन्हें दो बराबर समान भागों में बांटा जा सकता है। तो ये तो हो जाएंगे आपके राइडोकैलेरियन जंतु। ठीक है, उसके बाद में आगे आपके आ जाएगा अरीय सममिति। कौन सी सममिति? तीसरी, अरीय सममिति। अरीय सममिति इस प्रकार के जंतुओं में, ठीक है, अरीय सममिति के जंतुओं में केवल एक ही कक्ष के द्वारा, कितने कक्ष के द्वारा? केवल एक ही कक्ष या एक ही अक्ष से गुजरने वाले शरीर के सभी भागों को दो बराबर समान भागों में बांटा जाता है, उसे कहते हैं अरीय सममिति। यहाँ पे जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये है आपके एक कोई जंतु। ठीक है, तो इसकी जो यहाँ से काल्पनिक रेखा गुजरेगी, सममिति की जो काल्पनिक रेखा गुजरेगी, ये शरीर को दो समान भागों में बांटेगी। इसमें फिर होता है दायां बायां, ये भाग होते हैं दायां और बायां भाग। ठीक है, अग्र भाग और पश्च भाग। ठीक है, एक होता है इसमें अधर भाग, एक होता है इसमें पृष्ठ या पार्श्व भाग। ठीक है, यानी एक आगे का भाग, एक पीछे का भाग। इसमें दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। मुख आगे की ओर पाया जाता है और जो आपके उत्सर्जन तंत्र पाए जाते हैं वो पीछे की ओर पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये तो क्या है? अरीय सममिति है। इस प्रकार की सममिति में, इसमें लिख लो आप, इस प्रकार की सममिति, इस प्रकार की सममिति में जंतुओं को एक अक्ष या एक कक्ष से होकर
गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा दो बराबर समान भागों में बांटने का कार्य करती है। दो बराबर समान भागों में बांटने का कार्य करती है। ठीक है, तो मैंने बताया इसमें एक अग्रभाग होता है, एक पश्चिम भाग होता है, एक दायां भाग होता है, एक बायां भाग होता है, एक अग्र भाग होता है, एक पृष्ठ भाग होता है, एक इसका मुखीय भाग होता है। कौन सा? मुखीय। जिस पृष्ठ पे इसका मुख होता है उसे मुखीय भाग कहते हैं, और जिस पृष्ठ पे इसकी गुहा होती है उसे गुदीय भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? गुदीय भाग। तो ये तो इसके विपरीत विपरीत हो गए। इस जो अरीय सममिति के हैं, अरीय सममिति के उदाहरण में अपन भी आते हैं। कैसे? जैसे अपने शरीर को दो बराबर भागों में विभक्त किया जाए तो काल्पनिक रेखा अपने नाक से होते हुए गुजरेगी। ठीक है, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, आंख कान सब बराबर भागों में विभक्त होंगे। तो ये तो है अरीय सममिति की बात। अब अरीय सममिति में दो तीन और प्रकार पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? अब अरीय सममिति में। सममिति के तो ये तीन भाग हो गए, अब अरीय सममिति के दो तीन भाग हैं। वो कौन कौन से आप देखो। एक तो है द्विअरीय, यानी दो बराबर भागों में बांटने वाले। एक है पंचअरीय, पांच बराबर भागों में बांटने वाले, यानी पांच जगह से कहीं से भी यदि काल्पनिक रेखा गुजरती है तो वो पांच समान भागों में बांटेगी। और एक है आपके इसमें भी अष्टअरीय और बहुअरीय। ठीक है, एक 8 भागों में बांटती है, एक 8 से अधिक भागों में भी बांट सकती। तो ये अपन देखते हैं इसके अलग अलग भाग कौन कौन से। द्विअरीय, ठीक है, और इसमें आपके आ जाएगा पंचअरीय, अष्टअरीय, और ये हो जाएगा आपके बहुअरीय। ये इसके अरीय सममिति के अलग अलग भाग हैं। अब अरीय सममिति में संग टिनोफोरा और सिलिंड्रेटा वर्ग के आते हैं। कौन कौन से आते हैं? टिनोफोरा और सिलिंड्रेटा वाले इस अरीय सममिति के अंतर्गत आते हैं। और टिनोफोरा और सिलिंड्रेटा किस वर्ग के अंतर्गत आएंगे? अरीय सममिति। और टिनोफोरा वर्ग है वो द्विअरीय सममिति पाई जाती है। टिनोफोरा वर्ग वालों में मुख्य रूप से कौन सी सममिति पाई जाती है? द्विअरीय सममिति पाई जाती है। अब द्विअरीय क्या है? जैसे ये एक जंतु है, इसे दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। कितने बराबर भागों में बांटा जा सकता है? दो। भले अग्र पृष्ठ से, अग्र भाग से बांटो, भले पश्चिम भाग से। जैसे मैंने इसको यहां से बांट दिया, ठीक है, ऐसे नहीं बांट के इसी को मैं ऐसे बांट सकता हूं। तो ये तो हो जाएगी आपके द्विअरीय। ठीक है, पंचअरीय, पंचअरीय वाले में मैंने आपको बताया 5 जगहों से। कितने जगहों से? 5 ऐसे, 1 2 3, ठीक है, 4 और एक और कहीं से आ जाएगा, पंचअरीय हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पंचअरीय। अब अष्टअरीय इस तरह से 8 जगहों से बांटा जा सकता है। ठीक है, और एक हो जाएगा आपके बहुअरीय। ठीक है, बहुअरीय में क्या होगा? ये इसका केंद्र है और केंद्र से होते हुए कोई भी किसी भी जगह से काल्पनिक रेखा खींची जा सकती है, तो इसे कहेंगे आप बहुअरीय जंतु। कैसा कहेंगे? बहुअरीय। ठीक है, आपको याद रखना है अरीय के अंदर कौन कौन से वर्ग आते हैं। एक तो सिलिंड्रेटा, कौन सा? सिलिंड्रेटा। और कौन सा आएगा सिलिंड्रेटा के साथ में? और आएगा आपके टिनोफोरा। कौन सा? टिनोफोरा। और टिनोफोरा में मुख्य कौन सी अरीय पाई जाती हैं? द्विअरीय सममिति पाई जाती है। ये है आपके सममिति के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। किसके आधार पे? सममिति के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। एक वैसे मैंने आपको बताई है द्विपार्श्व सममिति होती है। कौन सी? द्विपार्श्व सममिति। अरीय सममिति और द्विपार्श्व सममिति। सममिति के दो मुख्य भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो। एक तो अरीय सममिति और एक द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति में जंतु के जो पृष्ठ होते हैं, अग्र पृष्ठ, पश्चिम पृष्ठ, वो सभी अलग अलग भागों में विभक्त होते हैं। और इस द्विपार्श्व सममिति में
द्विपार्श्व सममिति में जंतु को केवल एक ही अक्ष से काटा जा सकता है। कितने अक्ष से काटा जा सकता है? केवल एक ही अक्ष से काटा जा सकता है। ये इसकी मुख्य पॉइंट है। अब इस सममिति के आधार पे मैंने पीछे भी बताया आपको, जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है? सममिति के आधार पर जंतुओं को दो भागों में, पीछे जो मैंने आपको प्रोटोजोआ और मेटोजोआ के अंतर्गत बताया था, एक तो था रेडिएटा और एक बाइलेट्रिया। कौन कौन सा? रेडिएटा और बाइलेट्रिया, दो अलग अलग भागों में बांटा गया था। ये लो आपके रेडिएटा और एक हो जाएगा आपके बाइलेट्रिया, बाइलेट्रियन प्राणी या बाइलेट्रिया। ठीक है, इसमें कुछ भी लिख सकते हो। अब इन दो अलग अलग भागों में अलग अलग नाम क्यों है? क्योंकि रेडिएटा वाले में मैंने आपको पहले भी बताया था कौन सी सममिति पाई जाती है? अरीय सममिति। कौन सी पाई जाती है? अरीय सममिति पाई जाती है। और इधर आपके कौन सी सममिति पाई जाती है? बाइलेटरल में द्विपार्श्व सममिति। कौन सी सममिति? द्विपार्श्व सममिति। ये इसके दो भागों में बांटने के मुख्य कारण है। अरीय, रेडिएटा में अरीय सममिति या द्विअरीय सममिति भी इसमें शामिल है। द्विअरीय में आपका मुख्यतः जो वर्ग था वो था टिनोफोरा। कौन सा था? टिनोफोरा। और द्विपार्श्व सममिति में दो पार्श्व बराबर भागों में बांटा जाता है। इसमें जो कोशिका स्तर पाया जाता है, कौन से में? रेडिएटा में। इसमें उत्तक संरचनात्मक स्तर। कौन सा? उत्तक संरचनात्मक स्तर। यानी रेडिएटा प्राणी है उनमें उत्तकों तक का विकास होता है। किस तक का विकास होता है? उत्तकों तक का। सबसे पहले आपके उत्तक बनते हैं। कौन से? क्या बनते हैं? उत्तक। उत्तकों से अंग बनते हैं और अंगों से फिर अंगतंत्र बनता है। क्या बनता है? अंगतंत्र। ठीक है, तो रेडिएटा प्राणी है, इसमें यहीं तक विकास हो पाता है। किस तक? उत्तक तक। और फिर रेडिएटा के बाद में बाइलेटरल प्राणी है, तो इनमें उत्तकों से आगे अंग और अंग तंत्र का निर्माण होता है। किसका? अंग और अंग तंत्र। तो अंग व अंग तंत्र, अंग व अंग तंत्र स्तर तक इनमें है जो विकास पाया जाता है। ये द्विस्तरीय होते हैं। कैसे होते हैं? द्विस्तरीय होते हैं। इनमें आपको पता हो तो जंतुओं के अंदर तीन स्तर भी पाए जाते हैं। कितने स्तर भी पाए जाते हैं? तीन स्तर। कौन कौन से? एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। आंतरिक परत, मध्य परत और बाह्य परत। ठीक है, तीन परतें पाई जाती है शरीर के अंदर। तो इनके अंदर केवल दो परतें ही पाई जाती हैं। इनमें कितनी परत पाई जाती है? केवल दो परत पाई जाती है। मेसोडर्म इनमें नहीं पाई जाती। कौन सी नहीं पाई जाती है? मेसोडर्म। एक तो इसमें पाई जाएगी आपके एंडोडर्म और दूसरी इनमें पाई जाती है वो एक्टोडर्म। यानी आंतरिक परत और बाह्य परत पाई जाती हैं, लेकिन जो मध्य की परत है वो इसमें मेसोडर्म अनुपस्थित होती हैं। और ये होते हैं त्रिस्तरीय। कैसे होते हैं? त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय। और तीन स्तर आपको मैंने बताई दिए कौन कौन से होते हैं। एक तो हो जाएगी आपके एंडोड्रम, ठीक है, दो हो जाएगी आपके मेसोड्रम और तीसरी आपके हो जाएगी एक्टोड्रम। कौन सी ड्रम? एक्टोड्रम। और ये होते हैं आपके द्विस्तरीय प्राणी। कौन से होते हैं? द्विस्तरीय प्राणी। ठीक है, तो रेडिएटा और बाइलेटरल इन दोनों में ये अंतर है। और उसके बाद में इनमें होता है, इनमें केवल एक मुख पाया जाता है। कितना मुख पाया जाता है? केवल एक मुख ही पाया जाता है। किसमें? रेडिएटा के अंदर। तो बाइलेटरल के अंदर सर एक से अधिक मुख पाए जाते हैं क्या? नहीं, इसमें मुख भी पाया जाता है और गुदा भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मुख और गुदा दोनों उपस्थित होता है। तो मैं यहां लिख लेता हूं आपके रेडिएटा के इधर। इसमें केवल
मुख्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मुख्य पाया जाता है। किसमें? रेडिएटा के अंदर। अब केवल मुख्य पाया जाता है तो भोजन के ग्रहण का कार्य भी यही करेगा और अंत्यसेपन का कार्य भी यही करेगा, यानी कि उत्सर्जन का कार्य भी यही करेगा। और इसमें मुख व गुदा दोनों पाई जाती हैं। मुख व गुदा दोनों पाई जाती हैं। मुख व गुदा दोनों पाई जाती हैं। ठीक है। बाइलेटरल प्राणियों में मुख और गुदा दोनों पाई जाती हैं। तो मुख अंतर्ग्रहण का कार्य करेगी और बहिक्षेपण यानी उत्सर्जन का जो कार्य करेगी वो कौन करेगी? गुहा करेगी। और इसके अंदर जो देह गुहा पाई जाती हैं अपन आगे अध्ययन करेंगे। क्या? देह गुहा, जिसे सीलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? देह गुहा या सीलोम। तो रेडिएटा प्राणियों के अंतर्गत देह गुहा या सीलोम अनुपस्थित होती है। क्या होती है? अनुपस्थित। ठीक है। रेडिएटा वर्ग के जो प्राणी हैं उनके अंदर देह गुहा या सीलोम होती है, वो अनुपस्थित होती हैं। और जो आपके बाइलेटरल प्राणी हैं इनमें देह गुहा पाई जाती हैं। क्या होती हैं? पाई जाती हैं या उपस्थित होती हैं। इसमें सही वास्तविक देह गुहा हो या कूट देह गुहा हो वो पाई जाती हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ग आते हैं वो देख लो। इधर लिख लो आपके रेडिएटा और बाइलेटरल। रेडिएटा में मैंने आपको कहा था अरीय समिति। कौन सी समिति? अरीय समिति। और अरीय समिति में मैंने आपको दो लिखाए थे, एक तो सिलेंड्रेटा, कौन सा? एक था आपके सिलेंड्रेटा यानी सिलेंड्रेटा वर्ग के जंतु, और एक था आपके टीनोफोरा। कौन सा? टीनोफोरा। और टीनोफोरा में मैंने आपको बताया इसमें जो समिति पाई जाती है मुख्यतः द्विअरीय समिति पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? द्विअरीय समिति पाई जाती है। और बाइलेटरल में मैंने बता दिया देह गुहा उपस्थित होती है। देह गुहा के तीन प्रकार होते हैं, एक अदेह गुह्य, एक वाष्पीकरण, एक कूट, यानी कि तीनों प्रकार के जो प्राणी पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं? बाइलेटरल में पाए जाते हैं। और इसके उदाहरण प्लेंटीहेलमिंथीज, प्लेंटीहेलमिंथीज। ठीक है। इसमें आ जाएगा आपके एस के हेलमिंथीज, प्लेंटीहेलमिंथीज, एस के हेलमिंथीज और ऑर्थोपोडा मोलस्का, ये इसके मुख्य उदाहरण है। ऑर्थोपोडा और मोलस्का इन वर्ग के जो प्राणी है वो इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। हेमिकोर्डेटा और लगभग संपूर्ण कॉर्डेटा वर्ग है वो इसके अंतर्गत आता है। कौन सा आता है? कॉर्डेटा। तो ये आपको ध्यान में रखने की बाइलेटरल प्राणी कौन कौन से हैं और रेडिएटा कौन कौन से। तो रेडिएटा आप याद रख लोगे ना, रेडिएटा के अंतर्गत दो संघ पाए जाते हैं मुख्यतः कौन से? सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा। तो पीछे वाले जवाब आपको अपने आप याद रह जाएंगे। ये तो थे आपके किसके आधार पे? सममिति के आधार पे। किसके आधार पे? सममिति के आधार पे जंतुओं का वर्गीकरण। सबसे पहले अपन ने इसके अंतर्गत देखा था कोशिका के आधार पे जंतुओं का वर्गीकरण। कोशिका के आधार पे दो भागों में बांटा, प्रोटोजोआ और मेटोजोआ। और फिर अपन ने सममिति के आधार पे भी दो भागों में बांटा, रेडिएटा और बाइलेटरिया। और सममिति कौन कौन सी होती है उसके बारे में आपको अलग अलग बताया। अब आगे इनका जो वर्गीकरण है नेक्स्ट वो देह गुहा, किसके आधार पे? देह गुहा या सीलोम के आधार पे इनका वर्गीकरण है। अभी अपन ने पीछे एक पॉइंट लिया था यहाँ पे कि जो आपके रेडिएटा है इनमें देह गुहा अनुपस्थित होती है। क्या होती है? अनुपस्थित होती है। इसमें पाई भी जाती है। क्या पाई जाती है? देह गुहा। और इसके अंदर तीनों देह गुहा वाले आ जाएंगे, एक तो अदेहगुह्य प्राणी, एक देहगुह्य प्राणी, एक कूट देहगुह्य प्राणी, ये तीनों इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस देह गुहा के लिए अपन एक अलग से क्लास लेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।